हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा सा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। और यह वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो हिंदी है, हिंदी गोधली, उसी का चैप्टर जो फर्स्ट आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हम जो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, इससे कुछ आपकी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगी और सब्जेक्टिव, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित जितने आपका सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से समझते चलेंगे। पहले चैप्टर फर्स्ट है, फिर से देख लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक के बारे में हम समझ लेते हैं। लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर अंबेडकर। इस तरह से आपके ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए नाम लिखा हुआ रहता है। पूरा नाम लिखा रहेगा या आधार नाम लिखा रहेगा या डॉक्टर लगा दिया रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर आगे का समझते हैं। और इसमें कह रहा है, और इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान क्या है? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 1956 में इनका मृत्यु कहाँ पे हो गया था? तो दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। ये सब चीज तो इनको बेसिक है, फिर से समझ लीजिएगा। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? तो महू, मध्य प्रदेश में है। जो महू एक जगह है, कहां पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956, यानी दिसंबर में 1956 को, यानी दिल्ली में इनका निधन हुआ था। तो पहला नंबर और बेहतरीन प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आता क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? जो लेखक है आपका, ये क्वेश्चन को दो तरीका सबसे पूछेंगे कि लेखक नहीं देखकर लिखा रहेगा कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, वही आपकी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके आंसर को हम लोग समझेंगे क्या है इसका, तो यानी इसके बारे में समझेंगे हम क्वेश्चन। यानी इसका आंसर क्या कर रहा है कि लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हैं। जो लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वह विडंबना की बात करते हैं। कौन सी विडंबना की बात करते हैं? कि इस युग में भी, यानी आज जिस समय की वो बात कर रहे हैं उसी की बात यह कर रहे हैं कि इस युग में भी जातिवादों की पोस्टों की कमी नहीं है। यानी जाति जाति जो लिए फिरता है ना, उसकी कमी नहीं है मेरे दोस्त। ये बात अभी भी है। यानी जो भीमराव अंबेडकर जो पहले की बात जो बोले थे, वो बात अभी भी सटीक कुछ साबित हो रही है। वो उस समय की बात बोले थे, क्या बोले थे? कि इस युग में भी जातिवादों की पोस्टों की कमी नहीं रहेगी, यानी कमी नहीं है, अभी भी वही स्थिति है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है, जो अस्वाभाविक है, जो उचित नहीं है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? जातिवाद की पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आपके क्वेश्चन को इसका डिफरेंट तरीका से पूछेगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में लेखक क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मेरे दोस्त, और आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पे इसको लिखकर याद कर सकते, बहुत बेहतरीन भाषा के साथ, और बहुत सटीक आंसर मैं आपके साथ लेकर आया हूँ मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन है। तो इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी अभी के जो बात कर रहा है, सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको वह आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। फिर तीसरा नंबर प्रश्न आता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? यानी जब जातिवाद की बात की वह तर्क देते हैं तो कुछ उसमें आपत्तियां भी हो जाती है, कुछ डिमेरिट हो जाती है, कुछ कमियां भी होती है। क्या आपत्तियां है, क्या लोगों का सपोर्ट है, क्या विरोध है, उसके बारे में हम क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ, जो जातिवाद है एक श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। भारत की जाति प्रथा की दूसरी विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। दूसरा व्यवस्था क्या है कि श्रमिक का अविभाजन तो नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच करार देते हैं। जो पहले से विभाजित वर्ग है, विभाजित जाति है, उसको एक दूसरे की अपेक्षा
ऊंचा नीचा दिखाने का वह यहाँ पे करारा देते हैं, नहीं बताते हैं यहाँ पे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आपके बुक का यह क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है मेरे दोस्त, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आगे पीछे ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम जो इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उसी सब प्रश्न को हम लेकर आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मेरे दोस्त आए हैं। जो हमारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और वह हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस चैनल पर आ जाइए, आपको पूरा डिटेल किया जाएगा और इस सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल करके आपको हम समझाएंगे यहाँ पर, जो आपको इस वीडियो को 2-3 बार अगर से आप समझ लेते हो, देख लेते हो ना, तो आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं होगा मेरे दोस्त। फिर अगला 4 नंबर क्वेश्चन फिर से समझेंगे। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जो जाति है भारत में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, इनसे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तरों के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भाधान के समय ही उसके मनुष्य की पेशा और निर्धारित किया था। पहले की बात क्या कर रहा है कि जैसे कि अभी की बात हो, एक छोटा बच्चा क्या जानता है कि वह नीचे कास्ट में पैदा हुआ या ऊपरी कास्ट में पैदा हुआ, यानी जब वह गर्भ में रहता है तब उसके 2 चीजों का निर्धारण कर दिया जाता है, वह किस जाति का होगा और वह यानी धर्म और जाति, और वह क्या बिजनेस करेगा, क्या काम करेगा, वह पहले ये चीज को निर्धारित कर दिया जाता था। लेकिन अब जो कुछ शिक्षित समाज हुआ तो इसमें कुछ चीजों को बदलाव किया गया, यानी अब जो है भाई जाति तो आपका रहेगा, लेकिन आप अपने अनुसार से अपने भविष्य की चुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, जो आपके जाति का काम नहीं वो दूसरा भी काम कर सकते हैं। लेकिन यह पहले की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बताते हैं कि पहले की बात क्या था कि अगर जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको वहीं पर डिसाइड कर दिया जाता था यह किस जाति का है, किस धर्म का है, यह क्या काम करेगा, उसको वहीं पर फिक्स कर दिया जाता था, जो बहुत बेकार चीज था सर। फिर आ गया 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी? ये सब जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, इसको पूरा आराम से समझिएगा, आपको पूरा बिल्कुल से बिल्कुल समझ में आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जिसके पैतृक पेशा न हो, जो पहले की उसकी पेशा न हो, उस तरह की पेशा को हिंदू समाज जो है पहले इस चीज को नहीं देता था उतना। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसका पेशा परिवर्तन कहने का मतलब काम को परिवर्तन, जैसे कि कोई पंडित है तो पंडित का भले से उसका धर्म है कि हाँ यह पूजा कराएंगे, श्राद्ध पूजा ये सब कराएंगे, उस समय का वो निर्धारित। लेकिन अब क्या है, इसको चेंज किया गया है, पंडित जी है वो पूजा भी करा सकते हैं और दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो, दुकान भी कर सकते हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो यह चीज जो पहले नहीं थी वह प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई थी वहां पे। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हो और क्यों? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ करते हैं। उसका जो निर्धारित कार्य है बहुत रुचि के साथ करते हैं, और जिस काम में दिल और दिमाग नहीं लगेगा तक तो कोई सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है, किया जा सकता है। अगर जो किसी का कोई काम करने में अगर दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो वह आदमी उस चीज में सफल नहीं हो पाएगा। अगर जो कोई बच्चा पढ़ ही रहा है, आप ही लोग पढ़ रहे हैं, अगर जे आपको पढ़ने में दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो क्या आप पास हो जाएंगे? नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। दिल और दिमाग दोनों को लगाना पड़ेगा, जब लगेगा तभी आप अच्छा रिजल्ट, अच्छा नंबर ला सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहा है कि गरीबी उस तरह की समस्या नहीं है, उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा समस्या है। फिर आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आ जाता है 7। क्या क्वेश्चन कह रहा है? लेखक ने पाठ में
किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक रूप जाति प्रथा के को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। कह रहा है कि लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो निम्न है। जाति के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक होता है। यह बेरोजगारी को बढ़ाता है, ठीक है। अरुचि और व्यवस्था से श्रम का चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होता है। यह लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। फिर अगला नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। क्या है क्वेश्चन नंबर लास्ट? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने बताया है कि बहुविध गीतों में सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, सामाजिक जीवन में अवैध संपर्क के अनेक साधन तथा अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि समाज में भाईचारा किस तरह से होना चाहिए? जैसे कि दूध में पानी को फेंट देने से जो पानी है दूध है वह पानी को अपना आकार परिवर्तित कर देती है, अपना आकार दे देती है, अपना नाम और रूप दे देती है। उस तरह से भाईचारा समाज में होनी चाहिए और इसी का नाम लोकतंत्र है भाई, इसी का नाम लोकतंत्र है। फिर आगे कह रहा है लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। यानी लोकतंत्र का मतलब नहीं कि हम यहाँ पे शासन करेंगे, एक शासन की पद्धति नहीं मेरे दोस्त, बल्कि मिलजुल कर रहने की एक क्या है तो रीति है। यानी लोकतंत्र आपस में मिलजुल कर रहने की एक रीति है। यह क्या है? यह शासन की पद्धति नहीं है। यह जो हम आपको प्रश्न बताए यहाँ पे 8 प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड यानी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण 8 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त हम इसमें डिस्कस किए हैं। जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न अगर इस चैप्टर से पूछेंगे तो इसी जो 8 ही प्रश्न में से कोई एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न में पूछेंगे मेरे दोस्त। इससे आगे का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त। इतना महत्वपूर्ण और सटीक आंसर लेकर सटीक प्रश्न लेकर हम आपके लिए आए हैं मेरे दोस्त। अगर जब आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त क्लास 10th में पहुंच गए हैं, क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार के लिए। और इसका अगर जो क्वेश्चन आंसर है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेकर इसको आराम से लिख लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा आराम से कॉपी में, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा वो सब लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छा नंबर भी आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।